Hello students, this is Rajveer here for explaining you lesson number 2 from your history book. The name of this lesson is The Nationalist Movement in Indo-China. In this chapter, we will know about the history of Indo-China. It is very interesting chapter of your history book. Let's see first heading of this chapter. इंडो चाइना कंप्राइजेज द मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कम्बोडिया। तो आपका जो इंडो चाइना है वो वियतनाम, लाओस एंड कम्बोडिया इन 3 कंट्री से मिलकर के बना है। वियतनाम गेंड फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1945 फ्रांस। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अंडर चाइनीज रूल। तो 1945 में क्या है, इसे फ्रांस से इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फॉर्मल इंडिपेंडेंस। और उससे पहले क्या था, ये चाइनीज अंडरकाइंड था, मतलब चाइनीज यहाँ पर रूल किया करते थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइनीज कल्चर एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर मेंटेन इन वियतनाम। और इंडिपेंडेंस के आफ्टर क्या हुआ, यहाँ पर जो चाइनीज कल्चर था और जो चाइनीज सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर प्रिविलेंट रहा, वो यहाँ पर चलता रहा। कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेसिस्टेंस। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, जो कॉलोनियल डोमिनेशन कैसे होता है, कैसे यहाँ पर फ्रेंच के लोग आते हैं, उसे हम लोग देख रहे हैं। फ्रेंच ट्रूप्स लैंडेड इन वियतनाम इन 1858। तो 1858 में क्या होता है, यहाँ पर जो फ्रांस की आर्मी है वो आती है। बाई मिड 1880 दे हैड एस्टेब्लिश्ड ए फर्म ग्रिप ओवर द नॉर्दर्न रीजन। और फिर क्या होता है, जो नॉर्दर्न रीजन था इंडो चाइना का, वहाँ पर इन लोगों का अधिकार हो जाता है, वहाँ पर इन लोगों का शासन चलने लगता है। वाई द फ्रेंच थॉट कॉलोनीज नेसेसरी। अब फ्रेंच जो फ्रांस के लोग थे उनके माइंड में क्यों आया, ये कॉलोनीज है वो नेसेसरी क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि एसेंशियल गुड्स है और जो रिसोर्सेज हैं वो हमें मिलते रहें, जो भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो भी हमारे कारखाने वगैरह हैं उनके लिए। इट वॉज द मिशन ऑफ एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज टू सिविलाइज द बैकवर्ड पीपल। और दूसरा क्या है, वो एक ऐसा बहाना बनाते थे कि हाँ हम लोगों को सिविलाइज्ड बनाना चाह रहे हैं, तो एडवांस एजुकेशन देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीज को गुलाम बनाते हैं या कहें अपनी कॉलोनी हम डेवलप करते हैं। इट वॉज द मिशन ऑफ एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज टू सिविलाइज द बैकवर्ड पीपल। ओके, शुड कॉलोनी भी डेवलप। तो क्या जो कॉलोनीज हैं वो डेवलप होनी चाहिए। तो उस डेवलपमेंट में उस टाइम बैरियर्स क्या थे, तो हम बैरियर्स के लिए देख रहे हैं, जो भी हर्डल्स थी, बाधाएं थी, उनके लिए देख रहे हैं। हाई पॉपुलेशन लेवल्स। तो उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। मीन्स क्या है, वियतनामी जो पीपल थे बहुत, उनकी पॉपुलेशन हाई थी। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता था उसकी जो प्रोड्यूस रेट थी वो बहुत कम था। एक्सटेंसिव इनडेप्टनेस अमॉन्ग द पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स स्मॉल फार्मर्स, और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा लोन में थे, बहुत ज़्यादा कर्जे में थे। हाउ वियतनाम डेवलप्ड एज ए कॉलोनी। अब किस तरीके से जो वियतनाम है वो एक कॉलोनी के रूप में डेवलप होता है आपका। Primarily, Vietnam was based on rice cultivation and rubber plantations owned by the French and small Vietnamese elite. Primarily, पहले हम देखें तो क्या था, वियतनाम वाज बेस्ड ऑन राइस कल्टीवेशन। जो वियतनाम की जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी यहाँ की राइस कल्टीवेशन पर, यहाँ पर चावल की जो एग्रीकल्चर होती थी उस पर, एंड रबर प्लांटेशंस, और रबर की जो यहाँ पर प्लांटेशन या जो एग्रीकल्चर होती थी उस पर, ओन्ड बाय द फ्रेंच। और वो ये जो लैंड थी राइस कल्टीवेशन के लिए और रबर प्लांटेशंस के लिए, तो ये तो फ्रेंच के कंट्रोल में थी। अब कुछ स्मॉल जो वियतनामी हमारे एलिट थे, एलिट मीन्स क्या है, जो बहुत ही हमारे रिच पर्सनस होते हैं ऐसे, तो कुछ वियतनामी रिच पीपल थे, उनके अंडर कंट्रोल थी। रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज पर सेटअप टू सर्विस दिस सेक्टर। और फिर क्या हुआ, जो फ्रांसीसी लोग आए इन्होंने रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज, पोर्ट मीन्स क्या, वही शिप वगैरह के आने जाने के लिए जो फैसिलिटी थी, बंदरगाह वगैरह, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किए थे। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वाज यूज्ड इन रबर प्लांटेशंस। और इंडेंटर्ड वियतनामीज लेबर, अब जो ऐसे वियतनामी लेबर थे जिनकी कंडीशन, सोशल कंडीशन बहुत ख़राब थी, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो उनको रबर प्लांटेशन में लगा दिया जाता था। फ्रांस डिड लिटिल टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी। और फ्रांस ने लेकिन बहुत कम वर्क किया है
जो यहाँ की इकोनॉमी है उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, मीन्स क्या यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो कारखाने वगैरह वो उसने सेटअप नहीं किए। फ्रेंच सा द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन, तो इसमें क्या है, जो कॉलोनियल एजुकेशन है यहाँ पर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए वियतनाम में फ्रांस के अकॉर्डिंग, तो इस पर थिंकिंग उनकी चलेगी। उनकी थिंकिंग क्या थी, फ्रांस सा मॉडर्न एजुकेशन एज ओनली वे टू सिविलाइज द लोकल पीपल ऑफ कंट्री, तो फ्रांस का ये मानना था कि बस मॉडर्न एजुकेशन ही वही एकमात्र एक रास्ता है, ठीक है, लोगों को एजुकेट करने का, उनकी लाइफ स्टाइल को सुधारने का। अब टॉकिंग मॉडर्न, अब मॉडर्न से क्या हमारा मतलब है उसके बारे में जानते हैं। मतलब फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रांस के लोग थे, उनका मॉडर्न से मतलब क्या था, क्या मीन था। चाइनीज़ वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द वियतनामीज एलिट्स, क्योंकि इस टाइम में जो वियतनामी एलिट्स थे वो चाइनीज लैंग्वेज बोला करते थे। सम पॉलिसी मेकर्स emphasized the need to use the French language as the medium of instruction, so they see the superiority of French culture. सम पॉलिसी, बहुत सारी जो पॉलिसी मेकर्स थे, इम्फेसिस्ट वो जोर दे रहे थे नीड टू यूज़ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि भाई अब फ्रेंच लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भी ऑफिशियल वर्क है वो फ्रेंच में होनी चाहिए एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो दे सी द सुपरियरिटी ऑफ फ्रेंच कल्चर। तो इसलिए क्या वो फ्रेंच कल्चर की सुपरियरिटी को मानते थे कि हाँ जो फ्रेंच कल्चर वो सुपीरियर है, और यहाँ पर जो ओल्ड वियतनामी जो चाइनीज़ टाइप का कल्चर चल रहा था वो इन्फीरियर है। अदर सजेस्टेड डेट वियतनामीज बी टाट इन लोअर क्लासेस एंड फ्रेंच इन द हायर क्लासेस। अब कुछ अदर थिंकर्स थे तो उनका ये सजेशन था कि जो वियतनामी है वो लोअर क्लासेस में एजुकेशन देने की लैंग्वेज बनी रहनी चाहिए। मतलब क्या है, मदर टंग में, जो वहाँ की मदर टंग वियतनामीज लैंग्वेज थी उसमें दी जानी चाहिए एजुकेशन छोटे बच्चों के लिए। एंड इन हायर क्लासेस, अब जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज में एजुकेशन दी जानी चाहिए। A few who learned French and acquired French culture were to be rewarded for French citizenship। अब कुछ ऐसे लोग थे, एलिट वर्ग थे, जिन्होंने वही फ्रेंच लैंग्वेज में एजुकेशन रिसीव की और फ्रेंच कल्चर को भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे लोगों को क्या है, जो फ्रेंच सिटीजनशिप थी वो दी जाने लगी थी, फ्रांस की उन्हें नागरिकता भी दी जाने लगी थी। ओनली द वियतनामीज एलिट कुड इनरोल इन द स्कूल, लेकिन क्या थी, जो फीस वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, इस वजह से जो वियतनामीज एलिट थे, मीन्स क्या, जो भी रिच पर्सन थे वियतनाम के, वही इनमें एडमिशन ले पाते थे, वही जो मॉडर्न एजुकेशन थे वो रिसीव कर पाते थे फ्रांस की। स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रांस एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल। अब जो स्कूल की टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, बुक्स हुआ करती थी, ग्लोरीफाई करती थी, मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करती थी फ्रांस कंट्री के लिए, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा करती थी। एंड ग्लोरी एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल, और जो कॉलोनियल रूल था उसके लिए जस्टिफाई मीन्स क्या, ठीक है कॉलोनियल रूल होना चाहिए, उसको वैलिड ठहराती थी। लुकिंग मॉडर्न, अब किस तरीके से ये मॉडर्न लुक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे कि नहीं, कि जो फ्रांसीसी लोग हैं उन्हें किस तरीके से वो हेयर वगैरह शॉर्ट हेयर रखनी चाहिए और पैंट वगैरह एक अलग टाइप की पहननी चाहिए, तो मॉडर्न किस तरीके से, इस पे बात होगी। इन 1907 द टोकन फ्री स्कूल वाज स्टार्टेड फॉर प्रोवाइडिंग वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन, और फर्स्ट टाइम 1907 में क्या होता है, वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टोकन फ्री स्कूल ये सेटअप किया गया था वियतनाम में। द स्कूल इनकरेज द एडाप्टेशन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल सच एज हैविंग ए शॉर्ट हेयर कट, और इस स्कूल ने फर्स्ट टाइम इनक्रेज किया लोगों के लिए, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो वेस्टर्न स्टाइल को भी अपनाएं, साथ में जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है उसको भी अपनाएं। फॉर एग्जांपल वो शॉर्ट हेयर कट रखें, ठीक है, और स्पेशल टाइप्स की जो ट्राउजर्स पैंटें वगैरह हैं वो पहने। रेसिस्टेंस इन स्कूल्स, अब स्कूल्स में रेसिस्टेंस देखते हैं, मतलब क्या क्या उन पर रोकें लगाई गई थी। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अपोज द करिकुलम, अब जो टीचर्स और जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स थे वो अपोज कर रहे थे इस करिकुलम का, जो वहाँ पर ये जो सिलेबस लगाया गया था। बाई 1920 स्टूडेंट्स वर फार्मिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो अपोजिशन था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर 1920s तक क्या होता गया, जो स्टूडेंट्स थे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनाने लगे स्कूल में, सच एज द पार्टी ऑफ यंग अन्नान, तो इनमें से एक जो पार्टी थी वो यंग अन्नान पार्टी थी। स्कूल्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल्स, इस तरीके से स्कूल्स थे वो एक एजुकेशन का एक हब नहीं रह करके वो हो गए थे पॉलिटिकल एंड कल्चरल
बैटल्स मतलब क्या है, पॉलिटिक्स के एक केंद्र हो गए थे। वियतनामीज इंटेलेक्चुअल्स फियर्ड द लॉस ऑफ बोथ वियतनामीज टेरिटरी एंड कल्चर। अब जो वियतनामी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब जो भी लर्निड पर्सन थे, तो वो अब डर रहे थे कि जो वियतनामी हमारी टेरिटरी है, मीन्स क्या है, जो वियतनामी हमारा जो क्षेत्र है वो भी हमारा कंट्रोल से बाहर है, मतलब उस पर जो फ्रेंच लोग शासन कर रहे हैं, और हमारा जो वियतनामी कल्चर है वो भी अब फिनिश हो रहा है, तो उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं हमारे जो फ्रेंच के लोग हैं वो। अब यहाँ पर हाइजीन, डिजीज एंड एवरीडे रेसिस्टेंस, तो वहाँ पर हाइजीन, जो क्लीननेस की क्या कंडीशन थी, डिजीज, बीमारियाँ वगैरह क्या क्या फैल रही थी इस टाइम, तो उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। प्लेग स्ट्राइक हनोई। अब किस तरीके से जो हनोई में है वो एक बिबोनिक प्लेग आता है। अब ये हनोई क्या था, ये हनोई थी आपकी नॉर्थ जो आपका वियतनाम है उसकी कैपिटल, और साउथ जो वियतनाम है उसकी कैपिटल क्या होगी। तो जो नॉर्थ वियतनाम थी, जो नॉर्थ वियतनाम था उसकी जो कैपिटल थी वो थी हनोई, और जो साउथ वियतनाम था उसकी कैपिटल थी साइगोन। तो फ्रेंच पार्ट ऑफ द हनोई बाज वाइल्ड एज ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी। तो जो फ्रेंच पार्ट ने क्या किया, यानी कि जो हनोई कैपिटल थी उसके लिए एक ब्यूटीफुल और एक क्लीन सिटी इन्होंने बनाया, बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी इसी बनाया। तो उसी सिलसिले में क्या हुआ था, 1903 में मॉडर्न पार्ट ऑफ द हनोई बाज स्ट्रिक बाई ब्यूबोनिक प्लेग। तो जो मॉडर्न पार्ट था हनोई का, मतलब जहाँ पर एडवांस, यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्यूबोनिक प्लेग। तो एक ये मतलब एक बहुत ही इपीडेमिक या पैंडेमिक टाइप की फैल गई, जस्ट लाइक कोरोना वायरस आज की डेट में। द सीवर्स आल्सो सर्व्ड एज द ग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ के जो सीवर्स थे, जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वाटर वगैरह का, तो वो बहुत ही एक सर्वाइवल प्लेस था। अलाउइंग द रैट्स यहाँ पर बहुत सारे रहते थे टू मूव अराउंड द सिटी, और वो पूरे सिटी में घूमते रहते थे। द रैट हंट, तो इन रैट्स को कम करने के लिए, जिससे कि ये ब्यूबोनिक प्लेग फैल रहा था, तो रैट हंट का एक प्रोग्राम चलाया गया था। और इसमें क्या हो रहा था, ए रैट हंट वाज स्टार्टेड इन 1902। तो 1902 में क्या है, ये रैट्स को कम करने के लिए रैट हंट का प्रोग्राम चलाया गया। फ्रेंच हायर्ड वियतनामीज वर्कर्स एंड पेड देम फॉर ईच रैट दे काज। तो जो फ्रेंच लोग थे वो क्या करते थे, जो वियतनामी लेबर्स थे उनको हायर करते थे कि ठीक है भाई आप चूहों के लिए पकड़ो, और उसके बदले में आप पैसे ले जाओ एज ए सैलरी। द वियतनामीज कास्ट द रैट्स, जो वियतनामीज थे वो रैट्स को पकड़ते थे, क्लिप्ट ऑफ द टेल, उनकी पूंछ को काट लेते थे, एंड लेट द रैट गो फ्री अगेन, और उस चूहे को क्या है वापस उसे फ्री छोड़ देते थे। मीन्स क्या है, अब जो वियतनामीज थे वो लोग चीटिंग कर रहे थे, वो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे थे फ्रेंच लोगों से, कि ठीक है उन्होंने चूहे को पकड़ा, उसकी टेल उन्होंने काटी, एज ए प्रूफ उन्होंने दिखा दी, पैसे ले लिए और उसको वापस छोड़ दिया। फ्रेंच वर फोर्स टू स्क्रैप द बाउंटी प्रोग्राम। तो इस तरीके से जो बाउंटी प्रोग्राम उन्होंने चला रखा था, बाउंटी प्रोग्राम मीन्स क्या है, जो वही चूहे पकड़ने के बदले जो पैसे दिए जाते थे उसे बाउंटी बोलते थे, तो बाउंटी प्रोग्राम चला रखा था, तो इन्होंने ये स्टॉप कर दिया क्योंकि उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। अब रिलीजन एंड एंटी कॉलोनिज्म देख रहे हैं कि रिलीजन पर यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एंटी कॉलोनिज्म मतलब क्या है, कॉलोनिज्म के खिलाफ किस तरीके की यहाँ पर अब आगे चल करके जो आइडियाज फ्रेम होंगी, या किस तरीके से जो रिवोल्यूशन होगी। रिलीजियस बिलीफ ऑफ वियतनाम वर ए मिक्सचर ऑफ बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म एंड लोकल प्रैक्टिसेस। अब जो रिलीजियस बिलीफ थे वियतनाम के, तो वो किसके मिक्सचर थे, किस किसके, बुद्धिज्म यानी कि कुछ लोग यहाँ पर बौद्ध रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, कुछ कन्फ्यूशियनिज्म थे। कन्फ्यूशियनिज्म मीन्स है ऐसे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में बिलीव करते हों, समन्वयवाद, जो एक कंप्रोमाइज की फीलिंग रखते हों, एंड लोकल प्रैक्टिसेस, और बाकी जो लोकल प्रैक्टिसेस चल रही थी उनमें। फ्रेंच इंट्रोड्यूस्ड क्रिश्चियनिटी इन वियतनाम, लेकिन फ्रेंच लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन है उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से क्या है, जो भी यहाँ का लोकल रिलीजन थे, लोकल पीपल के जो भी लोकल उनका रिलीजन था, कल्चर था, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसी को लेकर के क्या है, स्कॉलर्स रिवोल्ट ऑफ 1868। तो इस बात का विरोध करने के लिए क्या है, स्कॉलर्स रिवोल्ट होती है 1868 में। दिस रिवोल्ट वाज लिड बाई ऑफिसर्स ऑफ द इम्पीरियल कोर्ट। तो जो इम्पीरियल कोर्ट के जो ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने इस स्कॉलर रिवोल्ट, ये एक रिवोल्यूशन टाइप की अपने रिलीजन को बचाने के लिए। अपराइजिंग इन नगुआन एंड हा तियान प्रोवेंसेस किल्ड 1000 कैथोलिक्स। और इस प्रोग्राम में क्या किया, स्कॉलर्स रिवोल्ट में थाउजेंड्स ऑफ कैथोलिक्स को मार दिया गया था।
और ये किस किस प्लेस पर, जो नगुआन था एंड हातिन प्रोविंसेस, ये जो स्टेट्स थे यहाँ पर। बाय द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडिल तक क्या होता है, 3 लाख पीपल कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, लगभग 3 लाख जो पीपल थे वो तब तक क्रिश्चियन रिलीजन एक्सेप्ट कर चुके थे, उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दिया गया था। रिवोल्ट सप्रेस्ड बाय द फ्रेंच, धीरे धीरे क्या हुआ, जो फ्रेंच आर्मी थी उसने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। अब हुआ हाओ मूवमेंट, अब ये नेक्स्ट क्या है, जो हुआ हाओ मूवमेंट है ये भी अपने रिलीजन को शेप करने के लिए एक दूसरा रिलीजन था जो वियतनामीज ने चलाया था। हुआ हाओ मूवमेंट बिगेन इन 1939 अंडर द फाउंडर हुआन फू शो, तो हुआन फू शो ने 1939 में ये हुआ हाओ मूवमेंट चलाया था। ही क्रिटिसाइड यूजलेस एक्सपेंडिचर, तो इन्होंने क्या है, जो यूजलेस बेकार का जो एक्सपेंडिचर था, जो भी खर्चा था, उसको इन्होंने उसका अपोजिशन किया है। अपोज द सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स, इसके साथ ही साथ जो चाइल्ड ब्राइड्स की उस टाइम जो बाइंग और सेलिंग चलती थी तो उसका इन्होंने अपोजिशन किया, मतलब क्या, गर्ल चाइल्ड का। गैम्बलिंग, और उन्होंने उस टाइम जो गैम्बलिंग चला करती थी, जुआ वगैरह लोग खेलते थे, तो उसका इन्होंने अपोजिशन किया है। एंड द यूज ऑफ अल्कोहल एंड ओपीम, और उस टाइम जो अल्कोहल मतलब क्या है, ड्रिंकिंग वगैरह लोग करते थे उसका अपोजिशन किया है। ओपीम लेते थे लोग, मतलब ये अफीम जिसे बोलते हैं, तो उसका इन्होंने अपोजिशन किया है। द फ्रेंच डिक्लेयर्ड हिम मैड, लेकिन क्या हुआ, जो फ्रेंच लोग हैं उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसको मैड डिक्लेयर कर दिया था, किसके लिए, ये हुआन फू शो के लिए। एंड सेंट हिम टू ए मेंटल एसाइलम, उनको मेंटल एसाइलम भेज दिया। ही वाज फ्रीड इन 1946, और 1946 में क्या उन्हें फ्री कर दिया जाता, मतलब जेल से छोड़ दिया जाता है। बट एग्जाइल्ड टू लाओस, लेकिन उनको लाओस भेज दिया गया। एंड हिज फॉलोअर्स सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स मीन्स क्या है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टार्चर्स दिए जाते हैं, एक स्पेशल टाइप की जेल की सेल होती है वहाँ पर। अब विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब मॉडर्नाइजेशन का क्या विजन है उसको देख रहे हैं अब हम। रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनलिज्म टू ओपिनियंस हेल्ड, तो मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग एंड नेशनलिज्म के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं। वियतनामीज ट्रेडिशंस हैड टू बी स्ट्रेंग देन, अब जो वियतनामीज ट्रेडिशंस थी हैड टू बी स्ट्रेंग देन, उनको मजबूत करना था। टू रेसिस्ट वेस्टर्न डोमिनेशन, जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसका विरोध करना। तो जो वियतनामी ट्रेडिशंस थी उनको स्ट्रेंथन मजबूत किया जा रहा था, टू रेसिस्ट, जिससे कि वो विरोध कर सकें जो वेस्टर्न डोमिनेशन है उसका। वेस्टर्न डोमिनेशन मीन्स क्या है, जो फ्रांस के लोग हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उनका विरोध कर सकें। द सेकेंड फेल्ट, जो दूसरे वाले ने फेल्ट डैट वियतनाम हैड टू लर्न फ्राम द बेस्ट इवन, लेकिन क्या है, जो दूसरा फिलासफर्स का एक ग्रुप था तो वो क्या मानता था कि जो वियतनाम हैड टू लर्न फ्राम द बेस्ट, कि वियतनाम के लिए जो बेस्ट कल्चर है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। वाइल अपोजिंग फॉरेन डोमिनेशन, बस वो फॉरेन डोमिनेशन के फेवर में नहीं थे कि हाँ फ्रांसीसी लोग हमारे ऊपर शासन ना करें, उनकी गवर्नमेंट ना हो, बस इतना काफ़ी, लेकिन हाँ उनकी एजुकेशन को तो हमें रिसीव करना चाहिए। हाँ, जो फर्स्ट वाले पर्सन थे तो उनका ये मानना था कि नहीं नहीं, उनकी जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फान वोई चाउ बाज ए कन्फ्यूशियन स्कॉलर एंड ए नेशनलिस्ट, और इसी क्रम में जो हमारे फान बोई चाउ बाज एक कन्फ्यूशियन स्कॉलर थे एंड नेशनलिस्ट भी थे, एक राष्ट्रवादी भी थे। ही फॉर्म द रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इन 1903, तो 1903 में इन्होंने क्या किया था, एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी उसको बनाया था। फान चाउ त्रिन बाज अगनेस्ट मोनार्ची, और जो फान चाउ त्रिन थे वो मोनार्ची के अगेंस्ट थे, मतलब क्या, राजशाही के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कोई किंग शासन करे, मतलब क्या है, वो राजा वाला सिस्टम नहीं चाहते थे, वो फेवर में थे डेमोक्रेसी के। एंड विश टू एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो चाहते थे कि जो वियतनाम में वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बने, कि मीन्स वहाँ पर लोग बाई वोटिंग अपनी गवर्नमेंट चुने। ही डिडेंट वांट ए होल सेल रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन हाँ वो पूरा का पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रिजेक्शन भी नहीं चाहते थे, मीन्स क्या, वो मॉडर्न एजुकेशन जो वेस्टर्न प्रोवाइड कर रहे थे उसके कहीं ना कहीं सपोर्टर थे, लेकिन हाँ जो फ्रेंच के लोग वहाँ शासन कर रहे थे उसके वो अपोजिशन में थे, बस इतना से था। अदर बेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न जापान एंड चाइना,
लेकिन इसी टाइम में क्या है, जो कुछ यहाँ के जो वियतनामी पीपल थे वो कहाँ चले गए थे, जापान एंड चाइना में चले गए थे मॉडर्न एजुकेशन को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ जो फ्रांस के लोग हैं, ठीक है, तो उनकी जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो फेल कर दिया जाता था। क्यों, जिससे कि वो अच्छी गुड जॉब्स को मांग ही ना सकें, और जिससे कि क्या है, जो फ्रांस के अंडर कंट्रोल में हमेशा वियतनामीज रहें, इतना कभी उनकी रीजनेबल पावर डेवलप ही ना हो कि वो क्वेश्चन कर सके फ्रांस से। तो इसी तलाश में ये लोग कहाँ जाते हैं, जापान और चाइना में जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन की तलाश में। और इसको क्या नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था गो ईस्ट मूवमेंट। सम 300 वियतनामी स्टूडेंट वेंट टू जापान। तो 300 वियतनामी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जापान गए हैं कब, 1907 टू 1908 में, एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए। देयर एम वाज टू ड्राइव आउट द फ्रेंच एंड री एस्टेब्लिश द नैगवान डायनेस्टी। और उनका एक सोल पर्पज क्या था कि जो फ्रेंच लोग हैं इनको यहाँ से निकालना वियतनाम कंट्री से, और जो नागवान डायनेस्टी के लोग थे, जो जो फ्रेंच लोगों से पहले शासन कर रहे थे, मतलब उनको वापस लाना, उनको फिर से उसी फ्रांस की गद्दी पर वापस बैठा देना, ये उनका मिशन था। दे वांटेड वियतनामीज हेल्प, वो वियतनामीज की हेल्प करना चाहते थे, एंड इस्टेब्लिश ए रेस्टोरेशन सोसाइटी इन टोक्यो। और टोक्यो में क्या था, एक रेस्टोरेशन सोसाइटी को वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। मतलब क्या, इन्होंने टोक्यो में एक रेस्टोरेशन सोसाइटी थी वो इस्टेब्लिश कर ली थी। बट आफ्टर 1908 द जापानीज क्लोज द सोसाइटी। लेकिन क्या होता है, 1908 में जो जापानीज लोग थे तो उन्होंने ये सोसाइटी क्लोज कर दी, एंड सेंट मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों को भेज दिया था, इंक्लूडिंग फान बुई चाउ के लिए एक जाइल। मीन्स क्या देश से निकाल दिया था, जापान से निकाल दिया था, इन चाइना, चाइना में भेज दिया, एंड थाईलैंड में भेज दिया। तो ये होता है। अब चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन वियतनाम। अब चाइना का वियतनाम पर क्या इन्फ्लुएंस रहा है, इसको हम देखते हैं। Sun Yat-sen overthrew monarchy in China in 1911। अब 1911 में जब जब सन युत सेन ने ओवरथ्रू मोनार्ची, मोनार्ची को ओवरथ्रू कर दिया, मीन्स क्या, वहाँ पर चाइना में भी राजशाही थी उसको ख़त्म कर दिया गया 1911 में। इन न्यू एसोसिएशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम वाज फॉर्म। तो क्या होता है, वहाँ पर एक नई एसोसिएशन बनती है, रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम, तो ये वहाँ पर फॉर्म होती है। देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू हैव ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका पर्पज क्या था, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में वियतनाम को न्यू कंट्री बनाना, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन वियतनाम। वियतनाम एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची है वो सेटअप की जाए, मीन्स क्या है, एक वहाँ का संविधान बनाया जाए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो किंग हो वो शासन करे। द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। बात करते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट कैसे करके स्टार्ट होता है, एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। तो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन मीन्स क्या है, जो वैश्विक मंदी आई थी, लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों की बहुत सारी जॉब्स चली गई थी, डेब्ट्स, बहुत सारे लोग लोन में चले गए, एंड रूरल अपराइजिंग इन वियतनाम। वियतनाम में क्या रूरल अपराइजिंग हुई, रूरल अपराइजिंग मीन्स क्या है, जो भी विलेज के जो लोग थे तो उन्होंने छोटी मोटी क्या लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी थी, या कहें धरने वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, स्ट्राइक पे चले गए थे, ये कंडीशन था। तो इन फरवरी 1930 हो ची मिन एस्टेब्लिश द वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसी टाइम में क्या होता है, 1930 फरवरी में जो हो ची मिन है, इन्होंने एक वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना की। इन 1914 जापान एक्वायर्ड वियतनाम। तो 1914 में क्या होता है, ये वर्ल्ड वार सेकेंड का टाइम है, जहाँ पर जो जापान था थोड़ा सा पावरफुल हो रहा था फ्रांस के ऊपर, तो उसने क्या किया, वियतनाम पर अटैक कर दिया, वियतनाम पर कब्जा कर लिया, फ्रांस को वहाँ से निकाल दिया। तो इस तरीके से 1940 में जापान ने वियतनाम को ऑक्यूपाई कर लिया था। द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम को स्वतंत्र कराने के लिए जो लीग वहाँ की बनी थी, नोन एज द वियत मिन, मतलब वहाँ की लोगों का एक ग्रुप, पॉलिटिकल लोगों का ग्रुप। फॉट द जापानीज, तो वो जापान से उन्होंने लड़ाई ली, मतलब लड़ाई की। रिकैप्चर्ड द हनोई, हनोई पर फिर से उन्होंने कब्जा किया, जो कि पहले अंडर कंट्रोल थी जापान के। एंड होची मिन बिकम द चेयरमैन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। इस तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के चेयरमैन बन जाते हैं इन सितंबर 1943 में, द न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम।
अब किस तरीके से जो एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में वियतनाम निकल कर के आ रहा है उसे हम देख रहे हैं। फ्रेंच सेटअप ए पपेट रिजाइम अंडर वाओ दाई एज एम्परर। लेकिन फ्रेंच लोगों ने क्या है, फिर से अटैक करके फिर से यहाँ पर मतलब जापान को निकाल दिया था इन होची मिन के लोगों ने। उसके बाद फ्रेंच ने फिर से यहाँ पर अटैक किया, तो उन्होंने क्या है अपना एक कठपुतली बिल्कुल जस्ट लाइक पपेट एक मतलब किंग बैठा दिया था जिसका नाम था बाओ दाई इसको। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग, कई ईयर्स इसके बाद फाइटिंग चलती रहती है, फ्रांस वर फाइनली डिफेटेड इन 1954। तो इस तरीके से क्या है 1954 में अगेन कंप्लीटली इन फ्रांस के लोगों को हरा दिया जाता है एट एट डाइन वेन फू, ठीक है, इस प्लेस पर। इन द पीस निगोसिएशंस इन जेनवा, तो जेनवा में जो एक संधि होती है, ट्रीटी होती है आफ्टर द फ्रेंच डिफीट, जब फ्रेंच आर्मी है वो हार जाती है, लेट द स्पिल्ट ऑफ द वियतनाम। लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो वियतनाम है वो उसका डिवाइडेशन हो जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नॉर्दर्न वियतनाम एंड साउदर्न वियतनाम में। अब आगे देखते हैं क्या चल रहा है। तो हो ची मिन एंड द कम्युनिटीज टुक पावर इन नॉर्थ। तो जो नॉर्दर्न वियतनाम था वहाँ तो हो ची मिन और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी गवर्नमेंट बनी। कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स क्या है, जहाँ पर सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो उसका वो यूज करते हो, किसके लिए, सारी की सारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जहाँ पर प्राइवेट हाथों में किसी भी टाइप की कोई प्रॉपर्टी ना हो। वाओ दाई रिजाइम वाज पुट इन पावर इन साउथ। वहीं पर साउदर्न जो वियतनाम था वहाँ पर जो वाओ दाई जो कि मतलब पपेट किंग थे फ्रांस के, तो उनका शासन एज यूजल चलता रहा। द वाओ दाई रिजाइम वाज सून ओवरथ्रोन बाई ए क्यूब लीड बाई नगो दिन दियाम। तो नगो दिन दियाम ने थोड़े समय के बाद किया हुआ था वाओ दाई, तो इनके किंगडम को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था, उनके मतलब रिजाइम को, उनकी जो शासन चल रहा था उसको उन्होंने फिनिश कर दिया, उनकी रूलिंग को ओवर कर दिया। दाइन बाइल्ट ए डिक्टोरियल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो ये जो नगोदियान दियम आए थे तो इन्होंने क्या एक डिक्टोरियल गवर्नमेंट की यहाँ पर स्थापना की। मीन्स क्या है, तानाशाह गवर्नमेंट की इन्होंने यहाँ पर स्थापना की, ये किसी की सुनते ही नहीं थे, ये कंडीशन थी। दिस बाज अपोज्ड बाई बोर्ड अपोजिशन। तो इस बात का अपोजिशन किया जो बोर्ड अपोजिशन था इसने, यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ द नेशनल लिबरेशन फ्रंट। जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था तो ये क्या था, एक लोगों का ग्रुप था जो उनकी डिक्टेटरशिप से खुश नहीं था, जो हमारे न्यू किंग अभी इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम था ये वाओ नागोदियन दियम, इनसे जो नाखुश थे, तो इनके खिलाफ अपोजिशन में क्या ग्रुप वही बन करके आता है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ वियतनाम, तो ये लोग क्या नॉर्थ वियतनाम में जाते हैं, एनएलएफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट की, फाट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। तो इन्होंने लड़ाई लड़ी है कि किस तरीके से जो फ्रांस है वो हमारा जो वियतनाम है नॉर्दर्न और साउथर्न एक हो जाए, तो इसकी एकता के लिए क्या करिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। द एंट्री ऑफ यूएस इन द बार। अब किस तरीके से जो यूएस है अमेरिका है उसकी एंट्री होती है बार में, यानी कि युद्ध में, उसे हम देखते हैं। तो अमेरिका ने जो फाइट की है वो 1965 से लेकर के 1972 तक की है, मीन्स 7 और 8 ईयर्स, 7 ईयर्स। तो फियर ऑफ कम्युनिज्म, तो अमेरिका क्यों आया था, फियर ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के फियर में आया था, मेड द यूएस इंटरवेन इन वियतनाम। क्योंकि कम्युनिज्म था मेड द यूएस इंटरवेन, तो इससे यूएस ने हस्तक्षेप किया है वियतनाम में। अब जो अमेरिकन थे वो इस बात से डरते थे कि ऐसा ना हो कहीं पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर बन जाए। तो थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स, तो हज़ारों जो यूएस ट्रूप्स होते हैं, जो आर्मी पर्सनस होते हैं, अराइव्ड वो आते हैं, इक्विप्ड विद हैवी वेपन्स, बहुत हैवी वेपन्स के साथ एंड टैंक्स के साथ। यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, इसमें बहुत सारे केमिकल वेपन्स का भी यूज किया गया जैसे कि नापाम का। तो नापाम एक ऐसा एसिड टाइप का होता था जो ह्यूमन बॉडी को जला देता था। एजेंट ऑरेंज इसका यूज किया गया है जो वहाँ के प्लांट्स वगैरह को जलाने के काम आता था। फास्फोरस बम्स डाले गए थे, डिस्ट्रॉयड मैनी विलेजेस, बहुत सारे जो विलेजेस थे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे इन्हीं सब चीज़ों से। द इफेक्ट ऑफ द बार वाज फेल्ट विद इन द यूएस एज वेल। लेकिन क्या था, इस बार का जो इफेक्ट था वो यूएस में भी मतलब फील किया गया। कैसे किया गया देखते हैं। मैनी वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर गेटिंग इन्वॉल्व इन ए वार। इससे रिजल्ट क्या निकला है, बहुत सारे अमेरिकन पीपल थे वो वहाँ की जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसके आलोचक हो गए कि बहुत सारे आर्मी मैंस मारे जा रहे थे अमेरिकन के, अमेरिका के। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो डिस्प्लीज थे इस सिचुएशन से, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसका बहुत विरोध कर रहे थे। द हो ची मिन ट्रेल, तो एक रास्ता है ये, एक रोड है जो कि हो ची मिन की मेमोरी में बनाया गया है। द ट्रेल एंड इमेज नेटवर्क ऑफ फुटपाथ्स एंड रोड्स।
द ट्रेल, ये जो रास्ता था, एन इमेंस नेटवर्क, पूरा का पूरा नेटवर्क था, फुटपाथ्स का मतलब पैदल चलने वाले रास्ते का, एंड रोड्स का, बाज यूज, बस इसका यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटेरियल्स, तो इससे क्या होता था, मैन और जो मटेरियल्स होते ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ वियतनाम से हमें साउथ वियतनाम में कुछ पहुंचाना होता था, तो इसी जो हो ची मिन ट्रेल था इसी का यूज करते हुए हम पहुंचाते थे। ये एक्चुअल में क्या था, एक हाइडिंग मतलब हाइड प्लेस था, एक ऐसा अंडर कवर एक रोड टाइप का था, टनल टाइप का। इससे फ़ायदा ये मिलता था कि जो अमेरिकन जो सोल्जर्स वगैरह थे वो नज़र आता ही नहीं था कि भाई कहाँ से ये जो वेपन्स वगैरह वो सप्लाई हो रहे हैं। द यूएस रेगुलरली बम्प्ड दिस ट्रेल, अब यूएस को भी धीरे धीरे डाउट हुआ तो वहाँ पर बम्प्स वगैरह गिरा देते थे, ट्रेल ट्राइंग टू डिस्टर्ब सप्लाई, जिससे कि क्या है जो सप्लाई वगैरह है वेपन्स की वो डिस्टर्ब हो जाए, बट एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय दिस इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन बाई इंटेंसिव बम्बिंग फेल्ड, लेकिन क्या है बहुत सारे बम्प्स डालने के बाद भी, इंटेंसिव बम्बिंग बहुत सारे बम्प्स डालने के बाद भी ये जो उनके एफर्ट्स थे वो फेल हो गए, बिकॉज दे वर रिवाइल्ड वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी वो फिर से उसे बना लेते थे वियतनामी लोग थे वो। द इंड ऑफ द बार, अब किस तरीके से जो बार है उसका इंड होता है, यूएस हैड फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन जो यूएस था वो अपने पर्पज में सक्सेस उसे नहीं मिलती है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिसीव करने में फेल हो जाता है। दिस was a bar that has been called the first television bar because battle scenes were shown on the daily news programs। तो इसके लिए हम हिस्ट्री में फर्स्ट टेलीविज़न बार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज बैटल सीन्स वर शोन, क्योंकि बैटल फील्ड के जो सीन्स थे सीधे सीधे वो न्यूज प्रोग्राम्स में दिखाए जाते थे, जस्ट लाइक इन टूडेज टाइम, जैसे कि आजकल के टाइम में अगर कहीं कोई लड़ाई होती है तो हमें उसके जो वीडियो फुटेज हैं वो हमें मिल जाते हैं न्यूज चैनल में, तो उसी तरीके से। इन जनवरी In January 1974, a peace settlement was signed। एक जो पीस सेटलमेंट था यानी कि एक अनादर ट्रीटी थी वो साइन की गई थी पेरिस में, विच इंडिड कन्फ्लिक्ट विद द यूएसए, जिससे क्या है यूएसए की जो वियतनाम से जो फाइट है वो ओवर होती है इसके साथ। द नेशनल लिबरेशन फ्रंट एनएलएफ ऑक्यूपाइड द प्रेसिडेंटियल पैलेस इन साइगोन ऑन 30 अप्रैल 1975 एंड यूनिफाइड वियतनाम। तो इस तरीके से क्या है 30 अप्रैल 1975 को जो एनएलएफ है उसने प्रेसिडेंशियल जो पैलेस था उस पर कब्जा कर लिया, और इस तरीके से क्या है नॉर्थ एंड साउथ जो वियतनाम था एक होकर के अब कंप्लीट आपका जो वियतनाम है वो फ्री हो जाता है और एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।